नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक बड़ी ही कमाल की चीज़ सिखाने जा रहा हूँ। देखिए, ज़िंदगी में हम चाहे कुछ भी करें, उस काम में हमारी सफलता इस बात से तय होती है कि हम किस तरीके से अपना काम कर रहे हैं। और अगर बात करें सिविल सेवाओं की तैयारी की, चाहे आईएएस की तैयारी हो, चाहे पीसीएस की तैयारी हो, तो यहाँ पर यह बात बहुत सटीकता से लागू होती है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत तगड़ा है और लगातार तगड़ा से तगड़ा होता जा रहा है। एग्ज़ाम देने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, पैटर्न बदलता जा रहा है और हम में से लाखों लोग ऐसे हैं जो पुराने डरे पे चल रहे हैं। या तो उन्हें पता नहीं है, या फिर पता होने के बावजूद वो कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल जानकारी नहीं है, कैसे स्टेप लें वो शायद उनको नहीं पता है। आज मैं आपको सिखाऊंगा इसी में से एक चीज़ जो कि ज़्यादातर टॉपर्स की सफलता का आधार है। वो क्या है? जिसको आप कहते हैं सिंपल तरीके से इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच। इसी को मैं आपको सिखाऊंगा, प्रैक्टिकली एक एक एग्जाम्पल लेके बताऊंगा कि ये क्या है, आप कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके आधार पर कैसे आप अपनी तैयारी को बहुत आसान बना सकते हैं। ठीक है जी, चलिए इसको मैं चेंज करता हूँ, यहाँ हम बात करेंगे। देखिए, आपने अक्सर सुना होगा, बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे टॉपर्स इसके बारे में बात करते हैं कि आपकी जो अप्रोच है वो इंटर डिसिप्लिनरी होनी चाहिए। इसी तरीके से पढ़ाई करिए, ये बात कही जाती है। नहीं सुना होगा आपने तो आज सुन लीजिए, क्योंकि ये वाकई सिविल सेवाओं में सफलता का आधार है। पहले के ज़माने में एग्ज़ाम्स ऐसे होते थे कि आप रट के जा सकते थे और एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते थे। अभी ऐसा नहीं है, ऐसे लोगों की ज़रूरत भी नहीं है अभी। ठीक है, तो ये क्या है इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच? सिंपल भाषा में अगर कहूँ तो आप किसी एक विषय को पढ़ते हैं, उस विषय को किसी दूसरे विषय से जोड़कर देखने की काबिलियत, या एक टॉपिक को पढ़ते हैं, उस टॉपिक को किसी अन्य टॉपिक से जोड़कर देखने की काबिलियत इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच कहलाती है। ये सिंपल, ये जो अप्रोच है, मतलब ये जो दृष्टिकोण है, उसी को कहते हैं इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच। सिंपल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात यह है कि जब हम पढ़ने बैठते हैं उस समय ये बात दिमाग में क्यों नहीं आती? अक्सर आपने खुद अगर पहले कभी इसके बारे में सुना होगा तो आपने देखा होगा कि हाँ, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन जब आप पढ़ने बैठते हैं तो ये बात नहीं समझ में आती। कभी कभी तो सूझता ही नहीं है कि इसमें क्या करें, जो लिखा है वही तो पढ़ रहे हैं, उसको समझ ही रहे हैं, अब इसमें क्या नया क्या कर लें। भाई, मैं आपको बताता हूँ कि आप नया क्या कर सकते हैं। और सही मायने में अभी सफल होना है ना आपको, तो इसके बिना काम नहीं चलने वाला। आप चाहे प्री दे रहे हों, मेंस में तो सबसे ज़्यादा इसी की ज़रूरत होती है, या फिर इंटरव्यू दे रहे हों, इसकी बहुत ही ज़्यादा अहमियत है। इसको समझ लीजिए। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। देखिए, मान लीजिए कि आप कोई टॉपिक पढ़, मान लेते हैं जलवायु परिवर्तन पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं एक एक करके बाकी विषयों के भी एग्जांपल दूंगा। जैसे मान लीजिए जलवायु परिवर्तन को आप पर्यावरण में रख सकते हैं, भूगोल में रख सकते हैं, कहीं भी रख लीजिए। तो मान लीजिए कि आपने जलवायु परिवर्तन पढ़ा। ओके, अब जलवायु परिवर्तन पढ़ते समय आप देखते हैं कि इस मतलब जलवायु क्यों परिवर्तन हो रहा है। आपने कारण देखा कि गर्मी बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और जगह जगह पर दुनिया पे कहीं पे वर्षा का पैटर्न बदल गया, कहीं पे पहले हरियाली होती थी, खेती अच्छी होती थी, तो वहाँ बारिश नहीं हो रही है, कहीं पे बाढ़ आए जा रही है, समुद्र का लेवल बढ़ रहा है, कहीं बर्फ़ पिघल रहा है। ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, इसका असर दिख रहा है। ठीक है, अब इसमें इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच कैसे आप लगाएंगे? जैसे मान लीजिए कि आपने ज्योग्राफी पढ़ा, अब इसको हमें जोड़ना है किससे? इकोनॉमी से जोड़कर देखना है, इसे हमें सोसाइटी से जोड़कर देखना है, इसे हमें पॉलिटी से जोड़कर देखना है, इसे हमें इन्वायरमेंट से जोड़ के देखना है। खैर, ज्योग्राफी इन्वायरमेंट तो एक जैसा हो जाएगा। और इसे डिजास्टर मैनेजमेंट से जोड़कर देखना है, इसे हमें सिक्योरिटी से जोड़कर देखना है। इतने सारे विषय हैं, जितने विषय आप सोच सकते हैं। अब मैं इसी को लेके आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए सिंपल सा, ऊपर जो यहाँ लिखा है इसी को देख लेते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का कंसेप्ट आपको क्लियर है ना? मैं सिंपल एक बार बता देता हूँ। देखिए, गर्मी बढ़ रही है पूरी दुनिया में, चाहे हमारी गाड़ियाँ हों, इंडस्ट्रीज़ हों, पेड़ कट रहे हैं, इसकी वजह से धरती का एवरेज जो टेम्परेचर है वो बदल रहा है, और उसकी वजह से जो वर्षा का मौसम है, जलवायु का जो पैटर्न है, उसमें बदलाव आ रहा है, जिसको सामान्य तौर पे हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है? आप देखिए कि कहीं ऐसी जगह, जैसे केरल का एग्जाम्पल लीजिए, तमिलनाडु का एग्जाम्पल लीजिए, इधर असम में, बिहार में बाढ़ की घटनाएं तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं। पहले इतनी तीव्रता, इतनी मतलब दो चीज़ें हैं, एक तो इनकी तीव्रता बढ़ गई है, दूसरी इनकी बारंबारता बढ़ गई है। तीव्रता का मतलब पहले से ज़्यादा बाढ़ आ रही है, पहले से ज़्यादा चक्रवात आ रहा है, मतलब मजबूती के साथ, और बारंबारता का मतलब इनकी संख्या बढ़ गई है। पहले एक दो चक्रवात आते थे
और बहुत सारे चक्रवात आ रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, आप देखिए क्लाइमेट चेंज हुआ, बारिश का पैटर्न बदला, कई तरह की आपदाएं आ गई। बाढ़ और चक्रवात एक एग्जाम्पल है। इसकी वजह से कई जगहों पर ऐसा है कि वहाँ पे खेती वगैरह नहीं होगी तो आसपास के जीव जंतु तो वैसे ही ख़त्म होने लगेंगे ना। तो वहाँ पे एक तरह की आपदा यही हो गई कि सूखा पड़ गया, सूखा भी एक आपदा है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाले सब्जेक्ट में आप ग्लोबल वार्मिंग को देख सकते हैं। ऐसे ही मान लीजिए इकॉनमी में देखना है। अब इकॉनमी से इसका क्या क्या संबंध है? सीधा संबंध है। जहाँ पे बारिश होती थी नहीं हो रही, अब खेती कैसे होगी, उसका असर पड़ा। जहाँ मवेशी होते थे उनके लिए चारे की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो पशुओं से रिलेटेड जो इकॉनमी चलती है, चाहे डेयरी के उत्पाद हों चाहे और भी चीज़ें हैं, वो नहीं हो पा रहा। कई जगहों पर रहने की स्थितियाँ नहीं हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो लोग वहाँ से भाग रहे हैं, उनका रोज़गार छिन रहा है, उन्हें जाकर कहीं और रहना पड़ रहा है, शहरों में भीड़ बढ़ रही है, ये आप देख रहे हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी से, ये मैंने सिक्योरिटी लिखा, सिक्योरिटी यहाँ लिखा है, चलो सोसाइटी से। तो सोसाइटी से अगर जोड़ के देखेंगे तो सिंपल सी चीज़ है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ये अभी देखा कि अगर किसी जगह पे वातावरण वहाँ का चेंज हुआ है तो वहाँ से लोग भाग के शहरों में जा रहे हैं, तो वहाँ का जो सोशल स्ट्रक्चर है वो तो बदलेगा ना, वहाँ की सोसाइटी चेंज होगी और उसकी वजह से कई इश्यूज़ सामने आएंगे। समझ रहे हैं, एक चीज़ हो गई। और इसके अलावा आप पॉलिटी देखिए, जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, सरकार की जो नीतियां हैं, वो भी उसी डायरेक्शन में काम करेंगे। अभी देखिए समिट होता है, सीओपी होता है, तो कितने सारे आर्टिकल्स छपते हैं, कितनी चर्चा होती है इस पे। सरकारों की नज़र इस पे क्यों गई है? क्योंकि ये ग्लोबल इशू है। सरकार का काम क्या है? सरकार का काम ये है कि अपने देश की तरक्की के लिए, जनता के लिए काम करना। अब जनता के सामने एक समस्या आ गई तो जाहिर सी बात है कि सरकार इस पर ध्यान देगी, इसी को मुद्दा बनाया जाएगा, इसी के आधार पे पॉलिसीज़ बनेंगी, सरकारें आगे चल के इसके आधार पर वोट मांगेंगी। हमारे यहाँ तो अभी तो जाति धर्म से ऊपर नहीं उठ पाए हैं, लेकिन आप दूसरे देशों में देखिए जहाँ पे लोग शिक्षित हैं, ये इशू सामने आ रहा है। तो इसका संबंध आप पॉलिटी से भी देख पाते हैं। इन्वायरमेंट का आप देख ही रहे हैं, पर्यावरण पे इसका उल्टा असर पड़ ही रहा है। जैव विविधता जो है उसको हानि हो रही है, जहाँ पे कई तरह के जीव जंतु पाए जाते थे धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं, यही इसका असर हो रहा है। सिक्योरिटी की बात हम कर रहे थे, अब सिक्योरिटी से क्या है, जैसे अवैध प्रवास बढ़ जाएगा। अब देखिए इस समय क्या हो रहा है, बहुत सारे मैक्सिको से लोग भाग के जा रहे हैं अमेरिका की तरफ, सिक्योरिटी इशू हो रहा है, बहुत सारे लोग मर जा रहे हैं रास्ते में। अफ्रीका में देखिए बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं, जहाँ पे भी खाने पीने की समस्या होगी वहाँ से लोग भागेंगे और भागेंगे दूसरी जगह जाएंगे, तो अगर उन्हें रोज़गार नहीं मिलेगा तो उल्टे सीधे काम करेंगे, चोरी डकैती करेंगे, है ना। तो इस तरह से सिक्योरिटी का इशू एक ये हो गया। ऊपर से अंदर से सिक्योरिटी का भी खतरा बन जाता है, बहुत सारे लोग जो है इस चीज़ को इशू बना लेते हैं, आंदोलन होने लगते हैं। तो कहने का मतलब ये है, मैं आपको ग्लोबल वार्मिंग नहीं पढ़ा रहा हूँ, कहने का मतलब ये है कि एक टॉपिक को आप लेते हैं और उस टॉपिक से कितने डायमेंशंस आप सोच सकते हैं, आप सोचिए। अब आप कहेंगे कि भाई अपनी सुविधा के अनुसार आपने क्लाइमेट चेंज ले लिया, कोई और एग्जांपल दे के बता दीजिए। सिंपल सी बात है, अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मान लेते हैं कि आपने हिस्ट्री पढ़ा, अब हिस्ट्री में आप इस अप्रोच को कैसे अपनाएंगे? जैसे सिंपल सी चीज़ है, आप सुधार आंदोलन पढ़ते हैं या कोई भी आंदोलन पढ़ते हैं, कोई आंदोलन हुआ तो देखिए कि उस समय की सोशल स्ट्रक्चर के आधार पे कोई काम हो रहा था। जैसे स्वदेशी आंदोलन ही मेरे दिमाग में आ गया, तो स्वदेशी आंदोलन के कितने एंगल बन सकते हैं? उस समय का समाज, शिक्षा का स्तर, पुराने जो समाज सुधार आंदोलन हुए थे उनका प्रभाव, या इससे पहले जो विद्रोह हो चुके थे उसका प्रभाव क्या इस पे हुआ, और अगर हुआ तो उसके बाद आगे का क्या हुआ, आगे सरकार की नीतियों में यानी कि पॉलिसीज़ में क्या क्या बदलाव आए, जनता के अंदर क्या बदलाव आए, उस समय इकॉनमी कैसे बदली, नए नए स्वदेशी इंडस्ट्रीज़ खोली जाने लगी, इनका असर आप देखेंगे। ऐसे ही पॉलिटी में आप देख लीजिए, पॉलिटी तो ऐसे ही सदाबहार है, किसी से भी इसको जोड़ के देख सकते हैं। ऐसे ही आप जो है इकॉनमी का कोई सेक्शन ले सकते हैं। इकॉनमी जैसे गरीबी ही है, अभी चर्चा चल रही है बेरोज़गारी की, गरीबी की। अब मान लीजिए बेरोज़गारी ही है, आपको क्या लगता है बेरोज़गारी के कितने डायमेंशंस हो सकते हैं सरकार की तरफ से? यानी आप पॉलिटी में घुसेंगे तो उसके बहुत सारे कारण दिख जाएंगे कि हाँ सरकार की भी कमियां हैं, भर्ती है, जगह है, उस पर सरकार भर्ती नहीं ले रही है, ढंग से एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे हैं, और भी चीज़ें हैं, सरकार की नीतियां ठीक नहीं है, चाहे वो सरकारी नौकरी को लेकर हो, प्राइवेट नौकरी को लेकर हो, इंडस्ट्री लगाने को लेकर है, ये सारी चीज़ आप देख लेंगे। इसके अलावा आप परिस्थितियों को भी देखिए कि शहरों में बेरोज़गारी का स्तर अलग तरीके का है, गाँव में अलग तरीके का है, इसका असर आप देख रहे हैं।
समाज का प्रभाव दिख रहा है, वहाँ के भूगोल का असर दिख रहा है कि देखिए आप जिस जगह पे सामान्य तौर पे संसाधन वगैरह मौजूद है, स्किल्ड लोग हैं, उनको बेरोजगारी की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ पे रहने की सुविधा नहीं है, बढ़िया ट्रांसपोर्ट नहीं है, बहुत सारी दिक्कतें, वहाँ के लोगों के लिए रोज़गार उत्पन्न करना बड़ा मुश्किल है। भूगोल से आपने इसको जोड़ दिया। इसी तरह से ऐसे एग्जाम्पल देने जाऊँगा तो ये कई घंटे का लेक्चर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपने एक टॉपिक लिया, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपने इस पर विचार किया। मज़ेदार बात बताता हूँ, जब आप टॉपिक को पढ़ रहे हैं उस समय अगर आप सोचने बैठेंगे कि इसके और कितने संबंध बन रहे हैं दूसरे दूसरे विषयों से, तब शायद आपके लिए मुश्किल होगा। बहुत सारे लोग यही करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। इस समय आप ना करें, इस समय टॉपिक को समझिए ना अच्छे से, जो लिखा गया है, जो पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से समझ लीजिए। समझने के बाद फिर सोचना शुरू करिए, तब आपको दिखेगा कि हाँ इसमें तो इतना ही लिखा था, लेकिन इसका एक डायमेंशन ये भी है, इससे इसका संबंध यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, तब समझ में आएगा। दूसरी बात यह है कि हर विषय के साथ ऐसा नहीं है कि बहुत सारे डायमेंशंस बनेंगे, ठीक है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे छोटे थोड़े ही से डायमेंशन बनेंगे। जैसे मान लीजिए आर्ट एंड कल्चर का कोई टॉपिक ले रहे हैं, तो आर्ट एंड कल्चर में ज़्यादा डायमेंशंस नहीं बनेंगे। बस ये है कि उस, जैसे मान लेते हैं कि मंदिर, जैसे क्वेश्चन आया, मूर्ति मान लेते हैं, मूर्ति स्थापत्य कला से, कहीं से भी मूर्ति कला से क्वेश्चन आ गया, तो आप ये देखिए कि मूर्ति कला जो बनाई गई उस समय इस मूर्ति कला पर किस सोच का असर था। मूर्ति पूजा की जाती होगी तभी तो मूर्ति बनी है। किस संप्रदाय, किस धर्म के तहत ये पूजा होती थी, उस धर्म की मानसिकता क्या थी, उन लोगों की मानसिकता क्या थी जो मूर्ति बनाई गई। इसके अगर हम इसकी विशेषताओं में देखें तो क्या सिर्फ भारत की जो कला है उसका असर है या विदेशों से भी कोई असर बन रहा है, ठीक है। क्या इसमें शासक वर्ग का भी कोई योगदान है, बस इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ असर नहीं पड़े दिखेगा। तो आप हर विषय में इंटरडिसिप्लिनरी ऑर्डर उसी रूप में नहीं लगा सकते, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि कोई भी विषय ऐसा नहीं है जिसमें एक से ज़्यादा विषयों के साथ संबंध दिखाई ना दें। यह आपके ऊपर है कि आप कैसे इन चीज़ों को देखते हैं। अभी हम जो कुछ पढ़ रहे हैं, ख़ास तौर से जो मेंस की तैयारी हम कर रहे हैं, प्री में भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स मैं बताता हूँ कि इसका असर कैसे हो रहा है, वहाँ आप देखेंगे कि हम इसी अप्रोच के तहत चल रहा है। अभी मेरे दिमाग में आंसर राइटिंग को लेकर एक प्लानिंग चल रही है, बहुत जल्दी इसको घोषणा करूँगा। वहाँ तो कमाल हो जाएगा, वहाँ मज़ा आएगा। इसी अप्रोच के तहत हम आंसर राइटिंग करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल ये है, आप अपनी तैयारी में इस चीज़ को शामिल करिए, इसी के आधार पर तैयारी करिए, फिर देखिए कमाल हो जाएगा। फिर आपकी सोचने की शक्ति अलग हो जाएगी, प्रश्नों को देखने का नज़रिया आपका अलग हो जाएगा। जब एग्जामिनर के सामने आप बैठे होंगे, इंटरव्यू बोर्ड के सामने, तब आपके प्रश्नों का जो उनके प्रश्नों का जवाब आप देंगे, उसमें एक अलग चमक होगी, अलग समझदारी दिखेगी। अदरवाइज ऐसे सीधा सपाट आंसर दे के चले आएंगे और साधारण से नंबर मिल जाएंगे। लेकिन जिस व्यक्ति ने इस अप्रोच से पढ़ाई की, उसकी सोचने का तरीका ही अलग है। जो लोग कहते हैं, अक्सर आपने सुना होगा कि अगर आप सिविल सेवा की तैयारी करते हैं तो आपकी पर्सनालिटी पूरी तरह से बदल जाती है। ये सही नहीं है। बहुत सारे लोग सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं और बातें ऐसे करते हैं जैसे कि निहायत दर्जे के बेवकूफ़ हों। तो ये इस बात की गारंटी नहीं देता सिविल सेवा की तैयारी, लेकिन हाँ अगर आप इस तरीके से तैयारी करते हैं, अलग अलग चीज़ों को जोड़ जोड़ के देखने का, तब आपकी सोच वाकई बदल जाती है। आप जब ये देखते हैं कि भारत में, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, भारत में धर्म और जाति की राजनीति हो रही है, इसके कारणों में जाएंगे और देखेंगे कि अच्छा इसका सामाजिक कारण ये है, आर्थिक कारण ये है, पॉलिसी के लेवल पे कारण ये है। हर एंगल से आप देखेंगे कि शिक्षा का क्या असर हो रहा है, गरीबी है उसका भी इसमें रोल है, बेरोजगारी है उसका भी इसमें रोल है, हर चीज़ का। तब आपकी समझ दूसरों से अलग होती है। तो अगर कहा जाता है कि सिविल सेवा की तैयारी करने वाले व्यक्ति की पर्सनालिटी पूरी तरह से बदल जाती है, तो वो इसी व्यक्ति की बात हो रही है जिसने इस तरह से पढ़ाई की है। ऐसी तैयारी करने वाला इंसान बिल्कुल बदल जाता है, बिल्कुल वो एक नया ही इंसान बन जाता है। उसकी सोच, उसके बात करने का तरीका, उसके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। यह आपके अंदर भी हो जाएगा। ज़्यादा दिन करने की ज़रूरत नहीं है, 10-15 दिन करके देखिए, आप अपने आप में पाएंगे कि आप कुछ और हो गए हैं, कुछ नए हो गए हैं, अपना ही अपग्रेडेड वर्जन हो गए हैं, मस्त, पहले से ज़्यादा। जैसे हो ना, कोई भी डिजिटल सामान आप देख रहे हैं कि इसका जैसे लैपटॉप है तो पुराना वर्जन था, अब उसको अपग्रेड करके नया वर्जन लेके आया गया, मोबाइल में इसे चल रहा है। तो आप अपने आप को 10-15 दिन में नए वर्जन तक लेके जा सकते हैं, सिर्फ इसी अप्रोच के तहत। और वैसे भी ज़रूरत भी है, इसके बिना काम होगा नहीं, ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको पर्याप्त हिंट दे दिया है, आप इसके आधार पे सोच सकते हैं, इसके आधार पे अपनी तैयारी बहुत अच्छी कर सकते हैं और कमाल कर सकते हैं, ठीक है जी।
तो बस इसमें इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।